नमस्कार। इस लेसन में हम लिमिट स्टेट मेथड से फ्लैंज बीम के एनालिसिस, डिजाइन, कोड में दिए हुए प्रोविज़न और इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक रहेगा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फ्लैंज बीम। फ्लैंज बीम दो तरह के होते हैं, एक होता है टी बीम और दूसरा होता है एल बीम। कंस्ट्रक्शन में यदि हम स्लैब और बीम की कास्टिंग एक साथ करते हैं, बीम की कास्टिंग एक साथ करते हैं, और बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब को क्रॉस करते हैं या स्लैब का रेनफोर्समेंट बीम को क्रॉस करते हैं, तो बीम और स्लैब दोनों एक यूनिट की तरह बिहेवियर करती हैं, दोनों एक यूनिट की तरह रेनफोर्स क्रॉस कराने के लिए हमको क्या करना होता है। यहाँ पर यदि ये टी बीम है और इस टी बीम में आपका ये न्यूट्रल एक्सेज है और न्यूट्रल एक्सेज में बॉटम साइड में टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में स्लैब का कुछ पार्ट भी कंप्रेशन को रजिस्ट करने का काम करता है, इसलिए स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है उसके चारों तरफ से स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। बीम की जो स्ट्रप्स हैंगी वो सिर्फ बेब में न रह के आपकी स्लैब तक जाती हैं। इस तरह से बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर गए हुए हैं और स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों एक यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में स्लैब का कुछ पार्ट कंप्रेशन को रजिस्ट कर रहा है। यदि स्लैब का पार्ट कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा तभी बीम आपकी फ्लैंज बीम कहलाएगी। यदि इसी बीम को हम इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो बीम का बेब ऊपर हो जाएगा और स्लैब क्या हो जाएगी, नीचे। और यदि स्लैब सिंपली सपोर्टेड है तो लोड अप्लाई करने पर नीचे आ जाएगा, स्लैब में आ जाएगा टेंशन। ऐसे केस में ये आपका फ्लैंज बीम की तरह व्यवहार नहीं करेगी, जबकि रेक्टेंगुलर बीम की तरह व्यवहार करेगी। तो स्लैब का कुछ पार्ट यहाँ तक, इस पार्ट में स्ट्रेस कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। और इस पार्ट, जितने पार्ट में स्लैब में स्ट्रेस यूनिफॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। दूसरी होती है एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको डायग्राम में देख लेते हैं। एक्चुअल विड्थ क्या होती है, स्पेसिंग ऑफ द बीम। स्पेसिंग ऑफ द बीम, ये जो स्पेसिंग कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी क्लियर स्पेसिंग, एलसी, क्लियर स्पेसिंग। जबकि एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है सेंटर टू सेंटर, मिडिल between the same as the distance between the middle point of the adjacent span of the slab। ये आपके एलबी में, क्योंकि इसके एक साइड ही, ऐसा बीम जिसके एक साइड ही स्लैब होती है उसको बोलते हैं एल बीम। और यदि बीच के जो बीम है, इंटरमीडिएट बीम है, इनके, इस बीम के दोनों साइड स्लैब है,
तो ऐसा बीम कहलाता है टी बीम। तो स्लैब के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, अब यहाँ देखेंगे ये आपका यहाँ पर सेंटर है और यहाँ इस तरफ भी स्लैब है, तो आपका मिडिल पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट स्लैब, ये बगल वाली स्लैब, इनका ये कहलाती है आपकी एक्चुअल विड्थ, एक्चुअल विड्थ। और इसको आईएस कोड के फॉर्मूलों में बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर अपनी दो चीज हो जाएंगी, एक तो रहेगी बी, बी का मतलब रहेगा अपना एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, और दूसरा रहेगा बी इफेक्टिव, इफेक्टिव, इसका मतलब हुआ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज से मतलब है कि स्लैब का इतना पार्ट, यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया है BF, इतना पार्ट जिसमें हैचिंग दिखाई गई है, उसमें क्या होता है कि आपका ये एक्चुअल विड्थ से कम होती है। पहली बात तो क्या है, इफेक्टिव विड्थ होती है वो एक्चुअल विड्थ से कम होगी या बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज। और इस इतना पार्ट क्या माना जाता है कि ये काम इफेक्टिव विड्थ में और फ्लैंज में स्लैब का ये पार्ट बीम के साथ काम करता है, बीम के साथ काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। और इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स रहेगा। अब देख लेते हैं आईएस कोड में क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई हैं कि हमारा जो बीम है, यदि उनका कंस्ट्रक्शन, बीम के ऊपर स्लैब का कंस्ट्रक्शन है और वो फ्लैंज बीम की तरह बिहेव करेगा, तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पहला है अपना रिक्वायरमेंट, द स्लैब एंड रेक्टेंगुलर बीम शैल बी कास्ट इंटीग्रली। फ्लैंज बीम के फॉर्मूले तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि आपका स्लैब और बीम को एक साथ कास्टिंग की गई है। कास्टिंग होने की वजह से उनके बीच में, स्लैब और आपका एक साथ कास्टिंग होने से उनके बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, स्लैब और बीम के बीच में बॉन्ड परफेक्ट रहेगा। और इंटीग्रली रहेगा, इसका मतलब है कि आपके ये बीम के रेनफोर्समेंट और स्लैब के रेनफोर्समेंट दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसके लिए हमने स्टेप प्रोवाइड की थी, एक तो आपका बीम का रेनफोर्समेंट ऊपर चला गया है और दूसरा स्टेप इसके चारों तरफ जा रही है, तो ये आपको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहलाता है। दूसरा कहना है आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, स्लैब मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये आपके बीम से और यहाँ पर आपका बीम है, तो ये आपका ये बीम रखा हुआ है, तो इसका स्पान ये भी बीम है और ये भी बीम है। अब इस बीम की बात करते हैं, इन बीम की बात करते हैं, तो इसका स्पान ये हो गया आपका सेकेंडरी बीम और ये मेन बीम, तो इसका स्पान हो गया आपका मेन स्पान ऑफ द बीम। अब इसके ऊपर हमने क्या है, स्लैब को कास्ट किया हुआ है। स्लैब को कास्ट करेंगे तो ये शॉर्टर स्पान में ये आपके रहेंगे मेन रेनफोर्समेंट, स्लैब के इस तरफ रहेंगे मेन रेनफोर्समेंट और ये रहेंगे आपके सेकेंडरी या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके जो रेनफोर्समेंट है वो क्या रहेंगे, आपके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आपका स्लैब में जितना स्टील प्रोवाइड है, मेन स्टील शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड की है और शॉर्टर स्पान की स्टील जो है मेन स्टील, उसके आपका स्लैब के मेन स्टील से ट्रांसवर्स स्टील की वैल्यू, ट्रांसवर्स स्टील की क्वांटिटी
आपकी, जिसको ये आपके 60% ऑफ मेन स्टील, स्लैब के मेन स्टील से 60% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0.60 टाइम्स ऑफ मेन स्टील प्रोवाइडेड इन स्लैब। साथ में ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है, तो कंटिन्यूस सपोर्ट में ऊपर निगेटिव मूवमेंट डेवलप होते हैं, तो इसके लिए हम टॉप पर ट्रांसवर्स स्टील प्रोवाइड की है वे बीम में या इसी के स्लैब के लिए। तो इसका यदि ये आपने प्रोवाइड की है तो इसका एक्सटेंशन आपका स्पान के L/4 से कम नहीं होना चाहिए। तो दो बातें, तभी फ्लैंज बीम टी बीम फ्लैंज बीम की तरह व्यवहार करेगी जब ट्रांसवर्स स्टील की क्वांटिटी स्लैब के मेन स्टील की क्वांटिटी से 60% से कम ना हो, और दूसरा आपका जो रिइंफोर्स ट्रांसवर्स स्टील का एक्सटेंशन है स्लैब के दोनों ओर, ये आपका स्पान के 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स स्टील की वैल्यू, EST ट्रांसवर्स की वैल्यू 60% ऑफ मेन स्टील ऑफ द स्लैब, और दूसरा इनका एक्सटेंशन स्पान के 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने की बात करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसके फॉर्मूले भी आते हैं और इन फॉर्मूले पर वैल्यूज दी होती हैं और उन पर न्यूमेरिकल आती हैं। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए हमको फॉर्मूले जो हैं उनको याद करना है। पहला क्या है कि आपको 4 तरह से निकालते हैं। पहला केस क्या है आपका कि आपका फॉर टी बीम्स के लिए, फॉर टी बीम्स जब फ्लैंज बीम की तरह व्यवहार करती है तब आपका, और ये क्या है, बहुत सारे टी बीम है, आइसोलेटेड नहीं है, मतलब एक हॉल के अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट बीम है जिनके दोनों तरफ स्लैब है। तो ऐसे बीम के लिए आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू हो जाता है L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। लेकिन अब इससे जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करना है अपने को, आपका कंपेयर करने के लिए आपका ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसी भी केस में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस BW, मतलब आपका BW क्या है, ब्रेथ ऑफ वेव। तो टी बीम के जो आपने ये अपनी स्लैब है और यहाँ पर बहुत सारे टी बीम हैं, ये टी बीम। तो S1 और S2 जो आपके रहेंगे, आपका क्लियर डिस्टेंस ये जो आपकी है S1, एडजेसेंट बीम एक तरफ S1 है और एक तरफ क्या है S2। इन दोनों क्लियर डिस्टेंस को ऐड करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस BW, इसका निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगी BW। तो इस फॉर्मूले से निकाली हुई इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो दोनों तरह से निकालेंगे, यदि ये वाली कम आ गई तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यदि ये वाली क्या है आपकी ज़्यादा आती है और ये वाली कम है तो फिर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाली। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों तरह से निकालना चाहिए, विच एवर इज लेस।
अब ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, जबकि आपका किसी बीम के दोनों तरफ स्लैब है, तो ऐसी बीम को टी बीम बोलेंगे। इसमें L0 क्या है, L0 क्या है, पॉइंट जो बीम रखा हुआ है उसके जो जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस है। L0 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। अब यदि सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है तो सपोर्ट पर मोमेंट जीरो होता है, इसलिए L0 को इस बीम के स्पान के तरह रखेंगे। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। लेकिन कंटिन्यूअस बीम का ऑब्जेक्टिव आ गया। कंटिन्यूअस बीम के लिए अपने को क्या करना है, ये L0 की वैल्यू 0.7 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव स्पान, 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव स्पान निकालेंगे, उसका 70% करेंगे तो आपका कंटिन्यूअस बीम का आ जाएगा। DF क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज यहाँ पे कौन काम कर रहा है, स्लैब। तो स्लैब की ओवरऑल डेप्थ है वही क्या हो जाती है आपकी थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, या आपका वो होगी डेप्थ ऑफ स्लैब के बराबर। नेक्स्ट केस लेते हैं अपना, यदि यही क्या है फॉर्मूला टी बीम का है, तो टी बीम में चूंकि टी बीम की जगह अब क्या हो गया, एल बीम हो गया। तो एल बीम की इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालेंगे, BF निकालेंगे। आपका एक तरफ स्लैब है तो L0/6 की जगह अब 12 हो जाएगा। वेव पूरा था तो वैसा ही रहेगा BW, और फ्लेंज की थिकनेस भी 3 टाइम्स रहेगी, तो 3 लिए। नेक्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं वो आइसोलेटेड बीम के लिए। आइसोलेटेड बीम क्या होता है, ये हॉल के अंदर बहुत सारे बीम थे, वो अपने कंटिन्यूअस बीम की तरह, कंटिन्यूअस बीम की तरह काम करेंगे। उनके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले। कभी कभी हमारी स्लैब और सिर्फ एक ही बीम होता है जो, और स्लैब के बाद दूसरे बीम नहीं होते हैं। जैसा आप क्या देखते हैं, यदि ये स्टेयरकेस की स्लैब है तो इसके नीचे एक और बीम प्रोवाइड करते हैं, यदि ये उस बीम को बोलते हैं स्ट्रेंजर बीम। तो स्ट्रेंजर बीम का बिहेवियर आपका आइसोलेटेड बीम की तरह होता है, आइसोलेटेड टी बीम। इसके बाद यदि आपका फुटपाथ बना होता है, छोटे छोटे फुट ओवर ब्रिज होते हैं FOB, उसमें कभी कभी एक ही बीम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे बीम कहलाते हैं फुट ओवर ब्रिज के लिए आइसोलेटेड बीम का यूज करते हैं। फुट ओवर ब्रिज के लिए आइसोलेटेड बीम का यूज करते हैं। आइसोलेटेड बीम का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ऐसे केस में विड्थ ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू L0 अपॉन L0 डिवाइडेड बाई B प्लस 4 प्लस BW, विड्थ ऑफ बीम। पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, और यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपकी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज से कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। यही केस किसके लिए हो गया, ये हो गया अपना टी बीम, जो कि कैसी है, आइसोलेटेड है, अकेली है। इसके बाद एल बीम में इसकी वैल्यू भी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो BF इज इक्वल टू 0.5 L0 अपॉन 0.5 L0 डिवाइडेड बाई B प्लस 4 प्लस BW। ये वैल्यू भी आपकी विड्थ ऑफ फ्लेंज से कम होना चाहिए। अब एनालिसिस ऑफ
एनालिसिस ऑफ टी बीम, एनालिसिस ऑफ फ्लैंज बीम या टी बीम। टी बीम के लिए एनालिसिस करने के 3 केस बनते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर रहता है या फ्लैंज के बाहर बीम में रहता है। फ्लैंज के अंदर जब न्यूट्रल एक्सिस रहता है तब वो पहला केस कहलाता है, और फ्लैंज के बाहर आपका रहेगा तो पहला केस बनेगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मोस्ट कॉमन केस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो केस क्या है? न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज, विद इन द फ्लैंज। फ्लैंज का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली जो रहेगा वो स्लैब से रहेगा। स्लैब और फ्लैंज एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सयू जो रहेगी आपका, उसकी वैल्यू फ्लैंज की डेप्थ से कम रहेगी, और इसके लिए आपका जैसे सिंगली रेन्फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लैंज, तो ये हो गया अपना केस 1। केस 1 हो गया। यहाँ पे आप देखिए इसके केस में आपका सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम जो था हम उसी की तरह से एनालिसिस करते हैं। जस्ट बीम जबकि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के अंदर होता है तब एनालिसिस टी बीम का सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम की तरह होता है। सिंगली रेन्फोर्स्ड मतलब आपका ये जो है जहाँ से न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर का डायग्राम कैसा रहता है? सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम का स्ट्रेस डायग्राम, ऊपर रेक्टेंगल और नीचे पैराबोला रहता है। इस केस में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम की तरह निकालते हैं। सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम का अल्टीमेट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि कैसा हो? अंडर रेन्फोर्स्ड हो, तब कैसे निकालते हैं? 0.87 Fy स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाई AST। और यहाँ पर रहता है लीवर आर्म। ऐसे केस में लीवर आर्म कहाँ तक रहेगी? यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस। तो ये डेप्थ है आपकी D, और कंप्रेशन की डिस्टेंस होती है आपकी 0.42 XU। तो इस स्ट्रेस को एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाइड किया तो फोर्स, और फोर्स को मल्टीप्लाइड करेंगे लीवर आर्म से, तो लीवर आर्म हो जाएगी अपनी 0.42 XU। इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमन निकालेंगे, जो कोड में फॉर्मूला दिया है वो आ जाएगा अपना 0.87 Fy AST, और D कॉमन निकाला और XU की वैल्यू रख दी क्या? 0.36 FCK अपॉन 0.87 Fy ये रखेंगे। तो ये वैल्यू आपकी रहेगी, आ जाती है 1 सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम का फॉर्मूला है Fy AST डिवाइडेड बाई FCK B इंटू D। ये है सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम का। और यदि हमको न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के अंदर है, फ्लैंज के अंदर है, तो B को रिप्लेस कर देना है BF से। B विल बी रिप्लेस्ड बाई, और कुछ नहीं करना है, बाई BF। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज से रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ एक ही जगह है, और इससे हम डिजाइन मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अपना आ जाता है केस सेकंड। केस सेकंड कब रहेगा? न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स, यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस इन द बीम, और इसको बोलेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस
आपका जो है वो आपका फ्लैंज से बाहर है, आउटसाइड ऑफ फ्लैंज। अब आउटसाइड ऑफ फ्लैंज के दो केस बनते हैं। जब क्या होता है, फ्लैंज की थिकनेस कम होती है, स्लैब की कम थिकनेस होती है, और इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो यदि आपका 0.20 से कम आता है, ये निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे, तब हमारा आपका ऐसे केस में हम आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो पार्ट में निकालेंगे। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसकी ओवरऑल डेप्थ d है, फ्लैंज की थिकनेस df है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ d है, एरिया ऑफ स्टील वेब में जो प्रोवाइड किया है वो AST है, वेब की थिकनेस BW। स्ट्रेन डायग्राम आपका कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ CU की वैल्यू 0.0035 mm पर mm है, यहाँ पर स्टील का स्ट्रेन रहेगा। अब वेब का कंस्ट्रीब्यूशन, वेब जो है जितना बीम था उसके ऊपर का पार्ट भी आपका क्या काम करेगा, ये आपका वेब का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक, जो बीम पहले बीम यहाँ तक रहती थी सिंगल, अब यहाँ तक, तो ये जो वेब का कंस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये अपना रहेगा सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम की तरह। यहाँ पर आपका ये आपका फ्लैंज जो है आपका ये रहेगा। दूसरा आपका रहेगा स्लैब का कंस्ट्रीब्यूशन, फ्लैंज का कंस्ट्रीब्यूशन। अब इस वेब को इसमें से माइनस करेंगे तो फ्लैंज का कंस्ट्रीब्यूशन, विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है BF, उसमें से हमने क्या किया है इस BW को माइनस किया है। तो ये जो वैल्यू रहेगी, इतना पार्ट ए और इसके इस तरफ वाला पार्ट, ये बनेगा अपना BF माइनस BW। तो वेब का कंट्रीब्यूशन और फ्लैंज का कंट्रीब्यूशन, वेब की थिकनेस रहेगी BW और डेप्थ रहेगी D। इसकी लीवर आर्म रहेगी वेब के कंट्रीब्यूशन में ये वाली, जो किसके बराबर हो जाएगी आपकी D माइनस 0.42 XU के बराबर। और यहाँ पर जो लीवर आर्म रहेगी फ्लैंज के कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि अपना 0.3 सेकंड केस का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रेंज 4.36 FCK BW, विथ की जगह सिंगली BW XU मैक्सिमम, और सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम की इसकी लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ये प्लस फ्लैंज का कंस्ट्रीब्यूशन। फ्लैंज कैसा है अपना रेक्टेंगल, तो ये इसमें स्ट्रेस कितना है अपना 0.45, यहाँ भी 0.45 FCK। लेकिन यहाँ पर जो पैराबोला से न निकाल के किससे निकाली है, इसकी विड्थ है आपकी 0.BF माइनस BW, ये इसकी विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आपकी DF से, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ DF से, ये एरिया हो गया, एरिया हो गया DF। अब यहाँ पे आपने लिया है 0.36 FCK, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका शेप क्या है पैराबोला है। जब किसके केस में, बीम के केस में, जबकि यहाँ इसका शेप क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में इसकी विड्थ कितनी थी 0.45 FC, तो स्ट्रेस हो गया 0.45 FCK, और उसका एरिया हो गया BF माइनस BW मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब ये कहाँ पे काम करेगी, तो इसकी CG कहाँ पर होगी, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के
हाफ पर होगी, यहाँ पर सेंटर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यदि हम लीवर आर्म में से डी माइनस क्या कर दें 0.5 DF माइनस कर दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद इसी फार्मूले को कोड में दिया है, कोड का एनेक्सर G जो है उसमें इसी फार्मूले को दूसरे रूप में दिया है 0.36 आपका XU मैक्सिमम बाई डी 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन डी FC के BD स्क्वायर प्लस 0.45 FC के BF माइनस BW DF D माइनस 0.5। इसलिए ये फॉर्मूले यदि हमको ये फिगर उनका बिहेवियर याद रहता है कि आपका सेकंड केस में बीम सिंगली रेसपोर्ट बीम से बना है और फ्लेंज से बना है। फ्लेंज में आपका उसका एरिया कैसा है रेक्टेंगल लिया गया है स्ट्रेस डायग्राम का। तब ये आपका केस है। यदि आपका तीसरा केस ले लेते हैं, तीसरा केस में क्या रहेगा जब आपका यहाँ पर तीसरा केस ही हैगा। तीसरा केस क्या है न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड द फ्लेंज, केस 3। इससे हमको यदि इस तरह से समझ लेंगे डायग्राम समझ लेंगे तो हमको लीवर आर्म कौन सा स्ट्रेस डायग्राम लिया है कौन सा आपकी लीवर आर्म है इनका हमारे याद रहने पर फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं रहती और हम उनको आंसर आसानी से दे सकते हैं। तीसरा केस है कंसेप्ट आपका न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स आउटसाइड, तो सेकंड और थर्ड में दोनों में ही क्या है न्यूट्रल एक्सिस आपका फ्लेंज के बाहर जा रहा था। अब देखते हैं कि DF बाई डी का रेशियो अपना 0.20 से ज़्यादा आ गया। ऐसे केस कब हो सकता है जब फ्लेंज की थिकनेस ज़्यादा हो, मतलब स्लैब की थिकनेस यदि ज़्यादा हो। तो जो सेकंड केस के फॉर्मूले थे ही उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सिर्फ करना क्या है यहाँ पर अपना कि यहाँ पर जो DF लिया हुआ था DF उसको हम बाई F से रिप्लेस, सेम एज फॉर्मूला यूज्ड कैसा रहेगा सेम एज केस 2, लेकिन जहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लेंज DF ली गई थी वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे DF विल बी रिप्लेस्ड बाई F। DF जो हमारा हो जाएगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा किससे बाई F से रिप्लेस हुआ। लेकिन कभी कभी पेपर में यदि पूछा जाए कि बाई F की वैल्यू कितनी होती है तो हम आसानी से नहीं दे सकते थे कि आपका बाई F, तो याद करके जाना है कि बाई F की वैल्यू हम जितना हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसका 15% मतलब 0.15 XU प्लस 0.65 ऑफ डी। फ्लेंज की थिकनेस का 65% और आपका न्यूट्रल एक्सिस की 15, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये वैल्यू किसी भी केस में आपकी DF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, DF के बराबर तो हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं आपका तीसरे केस का भी क्या आपका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तीसरे केस का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए पार्ट ऑफ द स्लैब में बी कंसीडर्ड एज फ्लेंज ऑफ द टी बीम। आपका कब होना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम ये बीम है और ये आपकी स्लैब है जिसको बोलते हैं फ्लेंज, तो स्लैब का कुछ पार्ट हमारा बीम की तरह काम कब करने लगता है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन बनाई गई हैं वो कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि फ्लेंज हैज एडिक्वेट
reinforcement transverse to the beam, मतलब जो अपन ने पढ़ा था कि आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की वैल्यू स्लैब के मेन रेनफोर्समेंट की वैल्यू के 60% से कम नहीं होना चाहिए, उसी का कंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ है। इट इज बिल्ट इंट्रीगली विथ द बीम, इसका मतलब है, इंट्रीगली का मतलब है कि स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम में क्रॉस कर रहे हैं और बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब में क्रॉस कर रहे हैं, इसके लिए हम स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा भी ऑप्शन सही है। इट इज इफेक्टिवली बॉन्डेड टूगेदर विद द बीम, इसका मतलब है कि बीम की कास्टिंग और स्लैब की कास्टिंग को अलग अलग नहीं करना है। बीम और स्लैब की कास्टिंग कैसी करनी है, एक साथ। तो कास्टिंग ऑफ स्लैब एंड बीम एक साथ करनी है, इसलिए हमारी चारों ऑप्शन सही है। दो द इफेक्टिव डेप्थ of a T beam is the distance between the top compression की top edge से to the center of tensile reinforcement, लेकिन हमारे लिए डिजाइन के लिए टी बीम या कोई भी बीम की डिजाइन हो तो उसके लिए हम अपने डायमेंशंस फिक्स करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा आपका हैवी लोड के लिए हमको कितना लेना चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो। इफेक्टिव डेप्थ जो है आपकी हैवी लोड के लिए थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मीडियम लोड के लिए थोड़ी सी और कम ले सकते हैं। क्यों? जितनी डेप्थ ज़्यादा रहेगी उतना ही आपका क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो लेटेरियल स्टेबिलिटी के लिए हैवी लोड के लिए वैल्यू कम रहेगी। कितनी हो सकती है आपकी, डिवाइड करेंगे तो हैवी लोड के लिए हो गई आपकी 1/12 ऑफ द स्पान हैवी लोड के लिए। इसके बाद हो गया आपका 1/12 टू आपका 1/15 ऑफ स्पान, 1/15 ऑफ स्पान। ये किसके लिए हो जाएगा अपना, मीडियम लोड के लिए। मीडियम लोड के लिए लाइट लोड होगा तो आप और डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। लाइट लोड के लिए आपका 1/15 टू 1/20 ऑफ द स्पान। तो ये आपके कोडल प्रोविजन ना होके एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए गए हैं। द विड्थ ऑफ द रिब ऑफ ए टी बीम इज जनरली, ये भी जब हम डिजाइन करते हैं तो डेड लोड निकालने के लिए पहले किसी भी एलिमेंट की डायमेंशंस को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है विड्थ ऑफ रिब, ये कहलाता। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो विड्थ होती है उसको विड्थ ऑफ रिब बोलते हैं, BW, विड्थ ऑफ रिब। तो इसको आप कितना रखेंगे, इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है कि आपका इतनी सफिशिएंट होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या है, रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहे, मतलब हम कंक्रीट का प्लेसमेंट आसानी से कर सकें। तो ये आपको मिनिमम स्पेसिंग के लिए, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए जरूर है विड्थ ऑफ रिब, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपका, जितनी डेप्थ रहेगी उतना ही अनस्टेबल रहेगा। तो दूसरा रीजन रहेगा कि हमको सफिशिएंट लेटेरियल स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपकी रहती है 1/3, आपका 1/3 ऑफ द, तो आपकी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ
रिब या बी। यहाँ पर 1/3 का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 1/3 to 2/3 ऑफ द रिब डेप्थ, ये भी दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अपना आंसर है डी, 1/3 to 2/3 ऑफ द रिब डेप्थ। द न्यूट्रल एक्सेज ऑफ टी बीम एग्जिट, अभी तीनों केस की स्टडी की है। पहला हो सकता है कि विद इन द फ्लैंज भी हो सकता है, इसमें हमारा रेक्टेंगुलर बीम की तरह व्यवहार करेगा। एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, मतलब स्लैब और आपके जो बीम है उनका जंक्शन है वहां पर भी हो सकता है, और स्लैब के नीचे भी हो सकता है। इसलिए तीनों केस हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन हुआ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। A T beam behave as a rectangular beam of width equal to its flange if its neutral axis कहाँ पर हो, जो कि स्लैब के अंदर हो, मतलब हमारा XU जो है वो आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम हो। ऐसे केस में आपकी टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। टी बीम आपकी रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है, और इसमें हमारा रेक्टेंगुलर बीम सिंगली रेंजफोल्ड बीम के रेक्टेंगुलर बीम का फार्मूला यूज कर सकते हैं, और बी जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा, विड्थ ऑफ बीम रिप्लेस हो जाएगी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज से, रिप्लेस बाय वी इफेक्टिव से। तो आंसर हुआ अपना यह है। कब लागू होगा, जब आपका न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज होगा। फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड टी बीम रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज लिमिटेड। टी बीम के लिए भी वही जो हमारे सिंगली रेंजफोर्ड बीम के लिए रिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया थे वह लागू रहेंगे। मतलब L/D रेशियो जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 था वो यहाँ पर भी रहेगा। कैंटिलीवर के लिए 7 और कंटिन्यूस बीम के लिए 26। तो टी बीम स्लैब और आपका सिंपली सपोर्टेड बीम तीनों का आंसर वही रहेगा। द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम, तो टी बीम में भी जब हमारी वेव की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है, मतलब डेप्थ ऑफ वेव आपकी 750 mm से ज़्यादा होती है, जैसा कि रेक्टेंगुलर बीम में करते थे, तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। टी बीम के अंदर साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में। यहाँ पर ये स्पेसिंग इनकी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1% ऑफ वेव एरिया होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 0.1% ऑफ वेव एरिया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब 0.05 यहाँ पर और 0.05 यहाँ पर होना चाहिए। सेम प्रोविजन जो पहले पढ़ चुके हैं। इन ए टी बीम shown in figure below, न्यूट्रल एक्सिस लाइज, न्यूट्रल एक्सिस अपने को निकालना है। यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, एम दिया हुआ है। एम जो है 18.6 है। यदि एम कहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि हमको सवाल वर्किंग स्ट्रेस मेथड से लगाना चाहिए। एम दिया है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी टी बीम के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए। सिर्फ क्या है, बी जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा बी एफ से। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ यदि हमारी एम है, न्यूट्रल एक्सिस जो है एन डिस्टेंस पर, राइट, एन डिस्टेंस पर, तो इसका हम मूवमेंट लेंगे ऊपर का और नीचे का इस न्यूट्रल एक्सिस का। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज मल्टीप्लाइड बाई एन, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी n/2, जैसा कि सिंगली रेंजफोर्स्ड बीम में किया था। यहाँ पर MEST
और मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एन। विथ ऑफ फ्लैंज अपनी 1600 mm है, एन की वैल्यू निकालना है तो एन स्क्वायर बाई 2, एम की वैल्यू 18 पॉइंट मॉडुलर रेशियो 18.66, डेप्थ हमारी दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ टेंशन तक दी है, मतलब आपकी 500 माइनस एन। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद n की वैल्यू 82 mm आ जाती है। जबकि हमारी ये आ गई है एक्चुअल, जबकि क्रिटिकल जो है वैल्यू है वो हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, df इज इक्वल टू 100। इसका मतलब है n इज लेस देन 100 mm, इसलिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर रहेगा, इनसाइड द फ्लैंज, तो ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टी बीम बिहेव्स एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा रिमेन विद इन द फ्लैंज रहेगा, तब हमारा टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगा। एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज्ड इन वॉकवे, वॉकवे स्टेयरकेस में, स्ट्रेंजर वे, फुटओवर वे, यहाँ पर आइसोलेटेड टी बीम का यूज हो सकता है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, मतलब L0 की वैल्यू इफेक्टिव स्पान के बराबर हो जाएगी। The effective width of the flange for the cross section shown in the figure is आपका हो जाएगा आपका आइसोलेटेड बीम के लिए, और आइसोलेटेड बीम के लिए width of the flange is equal to L0 upon L0 divided by B actual width plus 4 plus BW, जो कि हमारी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज से कम होना चाहिए। L0 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए उतना ही लेना है, 6000 mm हो जाएगा। L0 6000 डिवाइडेड बाई B, B आपकी हो गई है आपकी 1000 mm। सपोर्टिंग स्पान, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया है, क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहिए था, तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन, इसकी विड्थ जो दी है वो दी हुई है 1000 mm यहाँ पर, राइट। तभी हम यहाँ पर रखेंगे आपका B की वैल्यू 1000 है प्लस 4 विथ ऑफ रिब, विथ ऑफ रिब भी सोनी की है, तो विथ ऑफ रिब है जो आपकी 300 mm पेपर में आई हुई थी, तो यहाँ 300 mm रख दिया, ये हो गया। यहाँ 300 mm को जोड़ दिया, ये वैल्यू 6 4 10, तो ये हो जाएगी 600, ये हो गई 300 mm, ये आ गई टोटल 900 mm, जबकि एक्चुअल विड्थ कितनी है 1000, तो दोनों में से जो कम है वो लेना है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा विच एवर इज लेस, B इज इक्वल टू 1000, B इफेक्टिव कैलकुलेट की है वो आई है 900, इन दोनों में से जो कम है विच एवर इज लेस, वही हमारा आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन क्या है आपका ए करेक्ट होगा। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर सिमेट्रिकल, देखना है सिमेट्रिकल टी बीम का मतलब है हमारी आइसोलेटेड नहीं है, एज गिवन बाय, तो आपका L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, ये हो गया अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। One of the criteria for the effective width of flange of T-beam in the above formula, above formula का मतलब कोई L0, तो आपका L0 जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम,
तो ये आपने को याद रखना है कि L0 पूछा जाए, सिंपली सपोर्टेड के लिए L के बराबर है और कंटिन्यूस बीम के लिए हमारा L इफेक्टिव के बराबर। इसी तरह से इस फॉर्मूले को an isolated T-beam is simply supported with an effective span of 6 meter, the effective width of the flank for the cross section। ये इसका आंसर भी जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें इमेज नहीं दी हुई थी, जहाँ पर हमने ये रख लिया था कि B = 1000 है, आइसोलेटेड बीम का फार्मूला लगाया था और BW 300 दोनों में से कम लेना था, तो आंसर क्या हो गया 900 mm। थैंक यू।